हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं ये है चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर को हम पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। आपके सामने एक विलेज दिया हुआ है पालमपुर। पालमपुर बेसिकली क्या है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एक तरह का इमेजिनरी जो विलेज होता है उसे हम हाइपोथेटिकल कहते हैं। पर आपको इस चैप्टर में स्टोरी जो है एक इमेजिनरी गांव की क्यों दी गई? वो वजह यह है कि आपको ये समझाना चाहते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए इस विलेज को बताया गया है। अब सारी जो बातें बताई गई है वो इस विलेज को आधार मानकर बताई गई है। जैसे इस विलेज में मेन एक्टिविटी जो है वो है फार्मिंग। यहाँ पर ज्यादातर लोग किसान हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, डेयरी का काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब भी जो है यहाँ पर होता है। अब कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन के लिए हमें बेसिकली किसकी जरूरत पड़ती है? रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मैनमेड आइटम्स हो सकते हैं, आपके इंसान की खुद की एक एफर्ट है, मेहनत हो सकती है, और सबसे बड़ा पैसा। ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए। अब जब ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये कंबाइन होते हैं तब जाकर हमें हमारी इच्छा की चीजें या जो सर्विसेज हैं गांव के अंदर वो मिल पाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पालमपुर गांव है यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड है, चाहे वो रोड्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इरिगेशन हो, स्कूल्स हो या फिर हेल्थ सेंटर। आपको ये एक ऐसा विलेज दिखाया गया है जिसमें हर चीज जो है वो वेल डेवलप्ड है। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी प्रोडक्शन का कैसे होता है। सबसे पहले कोई भी चीज जो प्रोड्यूस करी जाती है उसका मुख्य एम क्या होता है? एम होता है चीजों का या सर्विसेज का उत्पादन करना। अब प्रोडक्शन करने के लिए हमें बेसिकली 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है आपका लैंड। लैंड या फिर कोई और जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, इनकी जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है लेबर, वो लोग जो काम करेंगे। तीसरा फिजिकल कैपिटल, यानी कि जो अलग अलग तरीके के इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी हर स्टेज पर प्रोडक्शन के दौरान, उसे कहते हैं हम फिजिकल कैपिटल। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे टूल्स हैं, मशीन्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, इनका इस्तेमाल प्रोडक्शन में कई सालों तक होता है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि ये एक हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। इसी तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है या जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल चौथी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है एक तरह से ह्यूमंस की नॉलेज, उनका जो एक कैपेबिलिटी है कि इन सारी चीजों को, लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को एक साथ कंबाइन करके वो आउटपुट जो है उसका प्रोडक्शन करती है। तो हमारे लिए किसी भी 4 जो रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है प्रोडक्शन की, वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और फाइनली हमारा ह्यूमन कैपिटल। अब फैक्टर्स क्या कहे जाते हैं प्रोडक्शन के? तो कोई भी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करा जाता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को एक साथ कंबाइन करके, तब जाके हमारी किसी भी चीज का उत्पादन होता है। इसीलिए ये सब कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि फार्मिंग मेन एक्टिविटी है पालमपुर गांव की। तो अब इसी से संबंधित देखते हैं क्या क्या चीजें उनको फेस करनी पड़ती है, क्या क्या चीजें गांव में होती हैं। जैसे 75% लोग जो हैं वो फार्मिंग में एंगेज हैं अपनी जीविका के लिए। अब यहां पर आता है सबसे पहला पॉइंट कि लैंड जो है वो फिक्स है। मतलब क्या हुआ? जो भी लैंड एरिया की कल्टीवेशन के लिए जरूरत होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। कहीं किसी भी लैंड एरिया में कोई भी कल्टीवेशन के लिए आगे विस्तार नहीं हो सकता। जितनी भी गांव में वेस्ट लैंड थी, बेकार पड़ी हुई जमीनें थी, उनको भी जो है खेतीबाड़ी की जमीन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब हम कह सकते हैं कोई स्कोप नहीं बचा है कि हम और फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सके। दूसरा है कि क्या हम एक ही लैंड पर एक से ज्यादा बार चीजें उगा सकते हैं? हाँ,
हम कर सकते हैं वो है मल्टीपल क्रॉपिंग की मदद से। इसके अलावा आप अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो पैदावार है वो ज्यादा होगी। HYV सीड्स जो कहलाते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनके इस्तेमाल से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पानी की और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही हमें जो है बेस्ट रिजल्ट मिल पाता है। आपके चैप्टर में हर पॉइंट को समझाने के लिए एक ना एक किसी फार्मर की स्टोरी दी गई है, क्योंकि हर स्टोरी को समझ के आप ज्यादा बेटर तरीके से इस पॉइंट को क्लियर कर पाएंगे। हम आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहे हैं कि इस पॉइंट में क्या क्या मीन दिया। अब है कि क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी। भाई जो हमारी लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए इसके इस्तेमाल में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मॉडर्न मेथड के जो फार्मिंग मेथड्स यूज किए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इस लैंड का ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, उपजाऊपन जो होता है मिट्टी का, वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। वजह क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लगातार ग्राउंड वाटर जो है ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उससे जो वाटर टेबल है उसमें भी लेवल में कमी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैसे लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो फार्मर्स हैं पालमपुर के, उनके बीच में। अब जैसे 450 परिवार है, उसमें से 1/3 जो है वो उनके पास कोई जमीन नहीं है, यानी 150 दलित परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है कल्टीवेशन की। 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट से लैंड के, आप कह सकते हैं 2 हेक्टेयर से भी कम साइज में, उस पर वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं। 60 परिवार ऐसे हैं जो मध्यम या बड़े किसानों के हैं और उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है। हाँ, कुछ और बहुत बड़े किसान हैं जिनके पास जमीन जो है 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की है। तो एक तरह से ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो फार्मर्स हैं पालमपुर में, उनके बीच में लैंड का। फिर अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। जो छोटे किसान होते हैं अपने परिवार के साथ वो एक तरह से लेबर का काम करते हैं, अपने खुद के खेतों पर भी और अगर जरूरत पड़े तो दूसरों के खेतों पर भी। जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स होते हैं वो इन फार्म लेबरर्स को हायर करते हैं ताकि वो उनके खेतों पर काम कर सकें। खास तौर से वो फैमिलीज जिनकी अपने पास खुद की जमीन नहीं होती, या वो फैमिलीज जो छोटे छोटे प्लॉट्स लैंड के कल्टीवेट करती हैं, मेनली वो होते हैं फार्म लेबर्स। अब इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि इनके को कोई अधिकार नहीं है उस लैंड के ऊपर जो क्रॉप्स उग रहे हैं, फसल उग रही है, उस पर इनका कोई अधिकार नहीं है, भले ही तुम उनके खेत पे कितनी भी मेहनत कर लो। जो किसान उनको हायर करता है वो उनको उसके दाम देता है जिसके लिए वो काम करते हैं, अब चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, क्रॉप की फॉर्म में हो, या एक वक्त का खाना हो। एम्प्लॉयमेंट जो होता है उनका वो डेली बेसिस पर भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए, जैसे फसल की कटाई के लिए भी हो सकता है, या फिर उनको काम पूरे साल के लिए भी मिल सकता है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए जो फार्म लेबर्स हैं वो कम दामों पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैपिटल जो जरूरत होता है फार्मिंग के अंदर, अब उसके बारे में बात करते हैं। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि पैसे की जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो फार्मर क्या करता है, अब उसको अगर इस तरह की चीजें यूज करनी है, इनपुट्स लाने हैं, तो उसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी पहले से। तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल अरेंज करने के लिए पैसा उधार ले लेते हैं। उधार किससे लेते हैं, बड़े बड़े किसानों से, या जो गांव के मनी लेंडर्स होते हैं, या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं जो उनको ये इनपुट्स देते हैं, उससे ये पैसा उधार ले लेते हैं। और होता क्या है, जो पैसा उधार लेते हैं उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई लगाते हैं। जो मीडियम और बड़े किसान हैं, अब उनका क्या है कि उनकी खुद की अपनी इतनी सेविंग होती है, किसान जो खेती होती है उससे, तो उससे वो आसानी से कैपिटल जो जरूरत है उसको अरेंज कर लेते हैं। और फाइनली जो हमारा पॉइंट है कि जो सेल है सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की, वो कैसे होती है। अब भाई छोटे किसान जो है वो तो उनके पास इतना नहीं बचता कि वो खुद की फैमिली के लिए रोक पाए और बाकी पार्ट जो है वो बेच दें। वहीं पर जो मीडियम या लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं,
अपने हिस्से का जो फैमिली के कंजम्पशन के लिए एक अनाज की जरूरत होती है उतना हिस्सा तो वो लोग रोक लेते हैं घर पे, और बाकी जितना भी है वो उठा के जो है मार्केट में बेच देते हैं। उससे क्या होता है, उनकी सेविंग हो जाती है और उनके पास अगली फसल के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये आपको फार्मिंग से रिलेटेड जो भी पालमपुर में फार्मिंग होती है उसके रिलेटेड पॉइंट्स बताए गए हैं। अब बात करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की पालमपुर के अंदर। 75% हमने देखा फार्मिंग में है, तो 25% जो बचे हुए हैं अब वो एग्रीकल्चर के अलावा जो एक्टिविटीज है उनमें काम करते हैं। जैसे डेयरी, दूध उत्पादन जो है ये एक वहां की कॉमन एक्टिविटी है। इसके अलावा हो गया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादातर ये घर पे होती है या खेतों पे होती है, और इसमें जो काम करने वाले होते हैं वो फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं। तो एक तरह से लेबर फैमिली मेंबर्स ही प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं शॉपकीपर्स भी हैं यहाँ पर, जो आपका राइस है, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि क्लॉथ्स और कुछ खाने की चीजें भी बेचते हैं। तो एक तरह से ये सारी चीजें क्या हो गए, ग्रोसरी से संबंधित जो है उससे रिलेटेड शॉपकीपर्स है। और फाइनली ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाले। अब क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, इसलिए ज्यादातर जो रिक्शा वाला है, टांगा वाला है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स हैं, या फिर वो लोग जो एक ट्रेडिशनल बुलक कार्ट या बग्गी चलाते हैं, वो सारे के सारे किस्म रहेंगे इसमें एंगेज है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में। तो ये वो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं जो पालमपुर में करी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर था ये आपका एक तरह से क्विक रिवीजन था एंटायर चैप्टर का। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप इसकी स्टोरीज को समझिए, आप ज्यादा बेहतर से इसको समझ पाएंगे। अच्छा लगा कमेंट करिएगा और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर।